बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये मेरे बचपन की बात है। मुझे रात में बार बार वॉशरूम जाने की आदत थी और सर्दियों की रातें तो अम्मी के लिए बड़ी परेशान कुन थी। मैं कोई 2 से 3 बार अम्मी को जगाती कि अम्मी वॉशरूम चलें। अम्मी कहती भी थी कि बेटा मैं देख रही हूँ, तुम चली जाओ, मगर मुझे अकेले राहदारी से गुजरते हुए डर लगता था। उस जमाने में हमारा घर में अटैच वॉशरूम नहीं था। मैं अपने दोस्तों के घर कमरे में ही वॉशरूम देखती तो बड़ा हैरान होती थी और अम्मी से अक्सर कहती कि अम्मी हम लोग भी बेडरूम में ही वॉशरूम बना लेते हैं, कम से कम रात को राहदारी से गुजरना तो नहीं पड़ेगा। मुझे वहां साए से बनते महसूस होते हैं। ये मेरा वहम था या अंदर की डरपोक तबीयत? और कुछ बड़े भाइयों ने भी डराया हुआ था। हमारे घर में जिन रहता है, यहाँ पर चुड़ैलें नजर आती हैं जो रात में राहदारी की हिफाजत करती हैं। इस वजह से वहां से गुजरते हुए मेरी सांस रुक जाती थी और मैं भागकर वहां से आना जाना करती थी, मगर वॉशरूम जाने की आदत ना छूटी। कभी कभी सोचती बहुत ही शरीफ जिन है, कभी कुछ नहीं कहता, भाई झूठ बोलते होंगे, हमारे घर कोई जिन नहीं है। अक्सर भाई से पूछती, भाई आपने कभी राहदारी वाले जिन को देखा? तो भाई कहते, पगली, देखा नहीं महसूस किया है कई बार। और मैं हैरानी से आंखें फाड़ कर उनको देखती और कहती, आपको डर नहीं लगता? वो कॉलर ठीक करते हुए कहते, तुम्हारी तरह नन्ना सा दिल नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, वुज़ू में रहता हूँ। मुझे अक्सर फजर की नमाज के लिए कोई पैर हिलाकर जगाता है और आवाज आती है, उठो नमाज का टाइम हो गया। शायद वही जिन होता होगा। बेचारा हमारे घर की हिफाजत भी करता है और नमाज भी छूटने नहीं देता। बड़ा ही नेक जिन है। और मैं डर कर कंबल में दुबक जाती। मैं शशम जमात में थी कि सर्दियों की छुट्टियां हुई। बड़े भाई ने नानी के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, कुछ दिन इस जिन से जान छूटेगी। यूं हम अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर 15 दिन के लिए नानी के घर पहुंच गए। मैंने अपने साथ अपनी पसंदीदा बारबी डॉल भी रख ली। सोचा मामू की बेटी के साथ मिलकर खेलूंगी। हमारी नानी का दायां हाथ और दायां पैर पालिश से मुतासिर था, मगर फिर भी वो बहुत से काम कर लिया करती थी और हम सब बच्चों को बहुत सी कहानियां भी सुनाती थी। हमें नानी के घर बहुत ही मजा आता था, मगर अम्मी के बगैर अकेले रहने का ये पहला तजुर्बा था। असल में नानी का घर बड़ा कदीम जमाने का बना हुआ था। ये पार्टीशन के पहले की इमारत थी और इसमें 4 फ्लैट टाइप के कुछ घर बने हुए थे। ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ नानी का घर था और नानी के घर के पिछली तरफ कोई 80 गज की जगह खाली थी, जहां वॉशरूम, कोठरी और बर्तन धोने की जगह बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ऊपर जाने की सीढ़ियां थी। इस खुले हिस्से में रात को खड़े होकर ऊपरी तरफ देखो तो गैलरियां ही गैलरियां दिखाई देती और खुला आसमान, चांद, सितारे सब देखे जा सकते थे। इस रात से पहले ये मंजर हमारे लिए बेहद हसीन हुआ करता था। दिन तो खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि शाम हो जाती तो हमें अपनी गुड़िया याद आई। पता नहीं मैंने वो गुड़िया कहाँ रखती थी और वो कहाँ गायब हो गई थी, कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। खाला ने कहा परेशान ना हो, कल सफाई करेंगे तो मिल जाएगी। मैं फिर मामू के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गई और यूं ही रात हो गई। अम्मी ने पहले ही खाला को मेरी रात की दौड़ के बारे में बताया हुआ था। छोटी खाला ने कहा, रात में वॉशरूम जाना हो तो मुझे जगा देना। जब सब सो गए तो रात में किसी वक्त मैंने खाला के साथ वॉशरूम की तरफ जाना था। उनसे हंसी मजाक भी साथ साथ चल रहा था। जब वापस जाने लगी तो मैंने देखा कि कोठरी की तरफ मेरी गुड़िया पड़ी हुई है। मैंने खुशी से उछलते हुए गुड़िया की तरफ इशारा किया और खाला से कहा कि वो देखें खाला, मेरी गुड़िया मिल गई। मगर खाला थोड़ी सी डर गई। उन्होंने कहा, अभी चलते हैं, सुबह उठा लेंगे। मैंने कहा, नहीं,
वो खराब हो जाएगी यहाँ पड़े पड़े। और मैं वो गुड़िया उठाने के लिए कोठरी की तरफ भागी और झुककर गुड़िया उठाने लगी कि मुझे चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। मैं बड़ी हैरानी से पलटकर खाला की तरफ देखा, मगर खाला तो वहां वैसे ही खड़ी थी। मैंने उनके हाथों की तरफ देखा, खाला ने तो कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई थी। मैंने जल्दी से गुड़िया उठा ली और वापस आ गई। आवाज को अपना वहम समझकर भूल गई। इत्तेफाक से रात को ऐसी सोई कि फिर सुबह ही आंख खुली और रात की बात भूल भाल कर फिर खेल में मसरूफ हो गई। मगर नाश्ते के दस्तरखान पर खाला ने हमें तंबीह की कि कोशिश करके रात के वक्त वॉशरूम ना जाया करो। रात को दूसरी मखलूकात बाहर निकल आती हैं और इंसानों को तंग करती हैं और उनका ठिकाना नापाक और गंदी जगह होती हैं। खास तौर पर वॉशरूम ये ऐसी जगह है जहां लोग बहुत कम आते जाते हैं और जहां की सफाई कम होती है। मैंने कहा, खाला आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे घर पर भी एक जिन है। आज तक उसने हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहा। दूसरी मखलूकात होती हैं मगर किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सब कहानियां हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता। अब किसी की मजबूरी हो तो क्या वो रात में वॉशरूम भी ना जाए? मगर खाला की आंखें खौफ से भरी हुई थी। उन्होंने खामोश होकर सर झुका लिया, जैसे कुछ सोच रही हूं। मैंने खाला से कहा, क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं, सच सच बताएं। तब खाला ने बताया कि कोठरी की तरफ रात मैंने कोई नहीं जाता। असल में वो कोठरी पहले वॉशरूम थी। गटर लाइन की खराबी के बायस उसे बंद कर दिया और फालतू सामान रख दिया गया। चारों फ्लैटों के लोगों ने अपना फालतू सामान यहाँ रख दिया, मगर कोई भी वहां सफाई नहीं करता। जिसको भी बोलो कोई न कोई बहाना बना देता है। नानी का घर उस जमाने में तकरीबन 70 या 80 साल पुराना था और वो वॉशरूम तो बाद में बनाया गया था, मगर फिर भी 30-40 साल तो पुराना होगा ही। खाला ने बताया कि वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे पानी गिरने की, चलने की, सांसों की, तेज तेज आवाजें। छोटे बच्चे अगर गलती से खेलते खेलते वहां चले जाएं तो डरकर रोते हुए भाग आते हैं, जैसे किसी को देख लिया हो। तुम्हारे बड़े मामू के छोटे बेटे को तो बुखार हो गया था। एक बार गलती से खेलते खेलते वहां चला गया था। इतनी जोर से चीखा और कपकपाया कि फिर बुखार चढ़ गया। मैं ये सब बड़े गौर से सुन रही थी। खाला कुछ देर के लिए खामोश हुई तो मैंने एक जोरदार कहकहा लगाया और बहादुर बनते हुए बोली, मुझे डर नहीं लगता, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको इसकी सच्चाई का कैसे यकीन है? खाला ने बताया कि ऊपर वाले फ्लैट में एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं जो हमेशा से यहीं आबाद हैं। वो बताती हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ और हंगामे हुए तो यहाँ पर कुछ लोग रहते थे। वहां एक लड़की भी थी जिसकी नई नई शादी हुई थी। हंगामों के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई और मुनासिब इलाज ना मिलने पर उसका यहीं सेहन में इंतकाल हो गया। लोग कहते हैं कि वो माँ बनने वाली थी। उसकी रूह अब भी यहीं भटकती है और बच्चों को अपनी तरफ बुलाती है। मैंने थोड़ा झुंझलाते हुए खाला से कहा कि अब रहने भी दें ये सब कहानियां। भाईजान भी राहदारी वाले जिन से कितना डराते हैं, मगर फिर भी मुझे कुछ नहीं होता। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई जिनिया चुड़ैल कुछ नहीं कह सकती। मैं कह दूंगी, भाई जाओ अपना काम करो, जाकर किसी और को डराना। खाला खामोश हो गई और मैंने सोचा कि आज अपनी बहादुरी का कारनामा खाला को दिखा कर रहूंगी। हर कोई मुझे बच्चा समझकर डराने की कोशिश करता है। मैं सबको बता दूंगी कि मैं कितनी बहादुर हूं। मैंने जहन में मंसूबा बना लिया था कि रात में क्या करना है। बस अब रात का इंतजार था। अल्लाह अल्लाह करके रात हुई। सब खाना खाकर गली में टहलने निकल गए और उस दिन कुछ ज्यादा ही ठंडक थी और हवाएं भी बहुत तेज चल रही थी। मैंने मौका गनीमत जानकर अपनी गुड़िया उठाई और घर की पिछली तरफ दौड़ लगा दी। सेन में जाकर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अंधेरी रात, चांद की शुरू की तारीखें थी। सितारे भी ज्यादा नहीं थे और गैलरियों में टंगे कपड़े तेजी से दाएं बाएं हिल रहे थे और उनके साए जमीन पर नाचते दिखाई दे रहे थे। मैंने दिल में सोचा, यही वो साए होंगे और हवा की आवाजें होंगी जिससे लोग डर जाते होंगे और वॉशरूम की डाइन की कहानी घड़ दी होगी। कोठरी के करीब गुड़िया को लटकाया और वापस भाग गई। अब मंसूबे के दूसरे मरहले का इंतजार था। जब सब सो जाएं
तो मैं 12 बजे के बाद उठकर वॉशरूम जाऊंगी और देखूंगी कि गुड़िया उठाते वक्त कोई आवाज आती है या नहीं। जैसे ही सब लोग सोए, मैं वॉशरूम जाने के बहाने उठी और धीरे धीरे कदम उठाकर सहन तक आ गई। देखा, सहन का मंजर वैसा ही था जैसे पहले देखकर गई थी, बस अंधेरा और गहरा हो गया था और गुड़िया वैसे ही पड़ी थी जैसे मैंने डाली थी। मुझे हंसी आ गई। खामखा ही लोग बातें करते हैं, डरपोक लोग। और मैं मुस्कुराते हुए गुड़िया उठाने के लिए झुकी। जैसे ही गुड़िया को उठाने लगी, तेज तेज सांसों की आवाजें मुझे बहुत करीब से सुनाई दी। मैंने झट गुड़िया को छोड़कर दाएं बाएं देखा, मगर कोई नजर ना आया। सब वैसा का वैसा था। मैं एक बार फिर से गुड़िया उठाने वापस पलटी तो जैसे मेरे पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरे अंदर पलटकर देखने की हिम्मत न थी, मगर मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। कदम कदम जैसे जम गए थे। चंद साहतें ऐसी ही गुजर गईं तो मैंने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो फिर चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज आई। मैंने दिल में सोचा, अब की बार ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके पीछे की तरफ मुड़कर देखने का इरादा किया, क्योंकि दिल में यह भी था कि भाई और खाला मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हल्के से पलटकर देखा तो कोठरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उमूमन दरवाजा बंद होता था और बाहर की कुंडी पुरानी सी थी, जंग आलूदा सी, मगर अटकी होती थी। आज हवा तेज थी। मेरा ख्याल था हवा से हिलकर खुल गई होगी और मैं खामखा डर गई। मैंने एक लंबी सांस ली और कुंडी बंद करने आगे बढ़ गई। आज मैं कुछ ज्यादा ही बहादुर बन रही थी। जैसे ही पुराने वॉशरूम के दरवाजे के करीब पहुंची, सांसों की आवाजें तेज आने लगी। मेरे कदम जैसे फिर से जम गए और मैं साकित हो गई। ऐसे में तेज हवा चली और दरवाजा पूरा चौपट खुल गया और मैंने जो मंजर देखा वो आज भी नहीं भुला सकती। वॉशरूम के अंदर निहायत ही खूबसूरत औरत खड़ी थी, दुल्हन की तरह सजी हुई। हाथों में लाल चूड़ियां पहनी हुई थी, लाल साड़ी जिसका पल्लू आधा सर पर था, बाल कमर से भी लंबे खुले हुए और होंठों पर भी लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। हल्की सी मुस्कुराती हुई मुझे ही देख रही थी। मेरा तो जैसे खून खुश्क होता महसूस हुआ। गले में जैसे कुछ अटक सा गया था। आवाज भी नहीं निकल पा रही थी कि खाला को बुला लूं। दिमाग माउफ हो चुका था। सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई थी। बाहर की सर्दी रग रग में पैवस्त होती महसूस हो रही थी और मुझे लगा कि कोई गैर मरई ताकत मुझे कोठरी के दरवाजे से और करीब कर रही है, या कोठरी का दरवाजा मेरे करीब होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो औरत बस बगैर पलक झपके मुझे ही देखे जा रही थी और उसकी वो मुस्कुराहट, उफ, अब तक नजरों में घूमती है। बस जैसे अब मेरा दम निकलने ही वाला था कि मुझे आवाज आई, आ जाओ बेटा, मिलकर खेलते हैं। बहुत मध्यम सी आवाज थी, जैसे किसी ने कान में सरगोशी की हो। उस आवाज से जैसे मेरे पूरे जिस्म में करंट सा लग गया और मैं जो इतनी देर से चीखने की कोशिश कर रही थी वो एक साथ जमा होकर हलक से बाहर निकल आई और मेरे मुंह से अम्मी के लफ्ज के साथ ही बहुत जोरदार चीख निकली और मैं वहीं गिर गई। मुकम्मल तौर से बेहोश होने से पहले तक जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि मेरी जैसे ही एक गुड़िया उस औरत के हाथ में थी और वो उसके बाल संवारते हुए मुझे ही देख रही थी। फिर उसके बाद सुबह मेरी आंख बिस्तर पर खुली तो सामने नानी और खाला को बैठे देखा, जो मेरे सर पर पानी की पट्टियां रख रही थी और काफी परेशान लग रही थी। मुझे जागता देखकर नानी ने कहा, उठ गई मेरी बेटी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और नानी के गले लग गई। नानी ने कहा, बेटा, रात को तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया था, इसीलिए तुम्हारी अम्मी को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा तुमको लेने के लिए, तुम घर चली जाओ। मैं नानी को रात के बारे में कुछ बताना चाहती थी और नानी ये बात भी समझ गई थी। खुद ही कहने लगी कि बेटा, इस कायनात में अल्लाह के बहुत से राज नेहा हैं, जिनसे कुछ राज ऐसे भी हैं जो छुपे ही रहें तो इसमें इंसान की भलाई है। कभी कभी बिला वजह किसी बात की खोज हमें बड़ी मुश्किल में डाल देती है, इसीलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए और ये समझना चाहिए कि बड़े किसी काम से मना करें
تو ضرور اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی۔ اور تم بالکل پریشان نہیں ہونا، آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، انشاءاللہ کبھی کوئی بلا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں آیت الکرسی پڑھے بغیر نہیں سوتی۔ اس دن کے بعد مجھے وہ عورت پھر کبھی دکھائی تو نہیں دی، مگر جب کبھی اس کا خیال آ جاتا ہے تو کانوں میں وہی آواز گونجنے لگتی ہے، آ جاؤ بیٹا، مل کر کھیلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔